नमस्ते। आज हम एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। ये इंडिया के सामने एक ऐसी चुनौती है जो अक्सर हेडलाइन से दूर रहती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए इस अहम मुद्दे को, इस छुपे हुए युद्ध को गहराई से समझते हैं। और देखिए, इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। उनका साफ कहना है कि मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए, स्पेशली जो लोग लापता हो जाते हैं, उनके लिए एक साफ और प्रभावी सिस्टम की तुरंत अर्जेंट ज़रूरत है। ये एक वेकअप कॉल है। और ये ज़रूरत कितनी रियल है, कितनी ज़मीनी है, इसका सबूत ये है कि वेस्ट बंगाल, जो अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वजह से ट्रैफिकिंग का एक जाना माना हॉटस्पॉट है, वहाँ हाल ही में 2 बड़ी तस्करी की कोशिशों को नाकाम किया गया। इससे साफ है कि कानून अपनी जगह है, लेकिन ये अपराध ये ज़मीन पर अभी भी लगातार जारी हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पहले, इंडिया के ट्रैफिकिंग संकट का स्केल समझेंगे। फिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके भयानक परिणाम क्या होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सरकार का एक्शन प्लान और आखिर में आगे का एक सस्टेनेबल रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंडियाज़ ट्रैफिकिंग क्राइसिस। आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, आइए इसके स्केल को समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये किसी भी इंसान को जबरदस्ती, धोखे से या झूठे लालच देकर शोषण या एक्सप्लॉयटेशन के लिए भर्ती करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 23 इस पर साफ तौर पर रोक लगाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। ये पिछले 5 साल के ऑफिशियल डेटा हैं। आप साफ देख सकते हैं कि 2020 में कोविड के दौरान मामलों में एक डिप आया था, एक कमी आई थी, लेकिन उसके बाद ये फिर से बढ़ने लगे। ये नंबर्स चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ये समस्या लगातार बनी हुई है। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, सोचिए अनरिपोर्टेड कितने होंगे। और जो एक सबसे दिल दहलाने वाली बात है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से 60% पीड़ित 60% महिलाएं और लड़कियां हैं। ये इस अपराध के जेंडर बेस्ड नेचर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 में इस विष चक्र के कारणों को समझते हैं। आखिर ये अपराध इतना फलता फूलता क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? लेट्स अनपैक द रूट ड्राइवर्स। देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, ये एक पूरा वेब है, एक जाल है। एक तरफ गरीबी और बेरोजगारी लोगों को इतना मजबूर कर देती है, दूसरी तरफ नौकरी के झूठे वादे उन्हें इस जाल में फंसाते हैं। इसमें आप जोड़ दीजिए कमज़ोर कानून व्यवस्था, वेस्ट बंगाल जैसी पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और सस्ते लेबर की भारी डिमांड। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं जहां तस्करी पनपती है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, दार्जिलिंग में एक परिवार है जिनकी चाय के बागान बंद हो गए हैं, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। तभी एक एजेंट आता है और उनके बच्चे को शहर में एक अच्छी नौकरी का लालच देता है। बस यहीं से वो जाल बुनना शुरू हो जाता है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इट्स अ ट्रैप। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। इस अपराध के परिणाम कितने विनाशकारी, कितने डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ उस एक विक्टिम पर नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश पर पड़ता है। इसकी कीमत हम सब चुकाते हैं। आप इस स्लाइड पर इसके असर का दायरा देख सकते हैं। ये एक लहर की तरह, एक रिपल इफेक्ट की तरह फैलता है। विक्टिम अपनी आज़ादी खोता है, उसको फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। परिवार बिखर जाते हैं, पूरे के पूरे समुदाय अपने काम करने वाले लोगों को खो देते हैं। देश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ता है और इससे एक ऐसी गरीबी का साइकिल शुरू होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ओके, तो चौथा सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आखिर अदालत ने क्या निर्देश दिए हैं? उन्होंने एक नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की मांग की है, एक ऐसी साफ प्रक्रिया जो इस समस्या से निपटने का तरीका ही बदल दे। कोर्ट का कहना है कि एक ऐसी सरल, सिंपल प्रक्रिया बनाई जाए जिसे हर पुलिस स्टेशन आसानी से लागू कर सके। रिपोर्ट मिलने के शुरुआती कुछ घंटे, वो गोल्डन आवर्स, बेहद जरूरी हैं। इसलिए
तुरंत एक्शन हो। जब तक व्यक्ति मिल ना जाए, जांच लगातार और एक्टिव तरीके से चलती रहनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर गुमशुदगी का केस, खासकर बच्चों का, उसको शुरू से ही एक पोटेंशियल ट्रैफिकिंग केस की तरह देखा जाना चाहिए। दिस इज अ गेम चेंजर। ऑलराइट, सो कोर्ट ने अपना काम किया। अब देखते हैं 5वां सेक्शन, द गवर्नमेंट्स एक्शन प्लान। सरकार इस अपराध से लड़ने के लिए क्या क्या कर रही है? सरकार इससे लड़ने के लिए कई फ्रंट्स पर काम कर रही है। सेंट्रल लेवल पर 2006 से एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निर्भया फंड के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स यानी AHTUs बनाई गई हैं। रेलवेज में ऑपरेशन आर्च चलाया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत ने ज़रूरी समझौतों पर साइन किए हैं। और हाँ, हमारे कानून जैसे IPC और दूसरे एक्ट्स में भी इसके लिए सख्त प्रावधान है। इन सब में से ऑपरेशन AHT बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तस्कर अक्सर लोगों को, विक्टिम्स को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए ट्रेनों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस ऑपरेशन के जरिए भारत के विशाल रेल नेटवर्क पर सफ़र कर रहे लाखों लोगों को एक सुरक्षा कवच देने की कोशिश कर रही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, अ सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड। तो इस समस्या से जड़ से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म, एक स्थायी समाधान आखिर क्या हो सकता है? देखिए, समाधान कोई एक चीज़ नहीं है। हमें एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। हमें एक तरफ जहां वल्नरेबल इलाकों में लोकल जॉब्स पैदा करने होंगे, वहीं दूसरी तरफ कानून को और सख्त बनाना होगा। रिक्रूटमेंट एजेंसीज पर निगरानी रखनी होगी, बॉर्डर सर्विलेंस बढ़ानी होगी, लोकल कम्युनिटीज़ को जागरूक करना होगा, बचाए गए विक्टिम्स का ठीक से रिहैबिलिटेशन करना होगा और इन सबको जोड़ते हुए टेक्नोलॉजी, AI, GPS, इन सब का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। कानून ज़रूरी है, पुलिस की कार्रवाई ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ कि हम एक समाज के तौर पर, एज अ सोसाइटी, एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट कैसे बना सकते हैं कि लोग पहले स्थान पर तस्करों के इस जाल में फंसे ही ना। इस पर सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है।